नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड यूनिट नंबर 3 से, और उसमें दिया हुआ है दोस्तों कि समूहों में नेतृत्व के सिद्धांत यानी उसकी थ्योरी पर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैंने जितनी बार आप लोगों से एमसीक्यू किया है उन सभी एमसीक्यू में आप लोगों को यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हमेशा मिला है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट डाउन भी कर लेना। दोस्तों, एक चीज़ बताऊं आप लोगों को कि समूहों में नेतृत्व के विषय पर अगर समाज वैज्ञानिक और समाज कार्यकर्ता द्वारा एक व्यापक चर्चा या विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, नेल्सन मंडेला और इंदिरा गांधी सभी प्रसिद्ध राजनैतिक जगत के नेता हैं। और वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं नारायण, ठीक है, नारायण मूर्ति के बारे में, तो नारायण मूर्ति को विश्व के सबसे सक्षम औद्योगिक नेताओं में से माना जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक नेताओं को देखता है, जैसे महाविद्यालय या विद्यालय के अध्यक्ष हो, परिवार में पिता या स्थानीय नेता इत्यादि। नेतृत्व में जिन प्रमुख आयामों को देखा जाता है वे है नेता, भूमिका और कार्य, उसके गुण इत्यादि को देखा जाता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नेतृत्व सिद्धांतों में इन आयामों पर बल कैसे दिया जाता है और किस तरीके से नेतृत्व का जो डेवलप हुआ है कैसे इसको प्राथमिकता मिली है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करूंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेतृत्व, भूमिका और कार्य। ध्यान देना दोस्तों कि भूमिकाओं का निर्माण उन व्यवहार की श्रेणियों के संगठन में सहायक है जिनमें नेता समूह की समस्या को सुलझाने में सहायता देता है, उस या सहायता करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझो। और नेता योजनाएं बनाते हैं, कार्य का आह्वान करते हैं और व्यवहार की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण भी करते हैं। नेता सहयोग और स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं। नेता समूह के संबंध में विकसित भी करते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर जब मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से कि नेतृत्व के सिद्धांत पर, तो टॉपिक यहीं से दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला अगर सिद्धांत के बारे में बात करें दोस्तों, तो नेतृत्व के सिद्धांत में इसमें दोस्तों 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। नेतृत्व के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आप पहला लिख लो गुण सिद्धांत, दूसरा आप लिख लो व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा लिख लो आप नेतृत्व शैली का सिद्धांत, है ना। तो हम पहले चर्चा करेंगे दोस्तों गुण सिद्धांत क्या है। नेताओं के कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे महात्मा गांधी, परंतु इन नेताओं में से भी अपना जीवन साधारण गुणों से ही प्रारंभ किया था। अनेक अध्ययनों ने व्यक्तित्व के गुणों की पहचान की है और गुण सिद्धांत के अनुसार नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। इनमें 3 गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जैसे अधिक बुद्धिमत्ता, पहल करना और समझने की तीव्र शक्ति। दोस्तों, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है गुण सिद्धांत में कि जब हम उन व्यक्तियों के जीवन को अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि जब हम उन व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करते हैं जो नेता कहलाते हैं, यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कुछ अलग और विशेष विशेषताएं होती हैं। जैसे दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो मैं इसी को ऑप्शन में लेता हूँ एग्जाम्पल में। तो दोस्तों, जैसे महात्मा गांधी असाधारण व्यक्तियों के रूप में क्या हुआ, आरंभ करने के बजाय अनेक नेताओं ने उन साधारण विशेषताओं अथवा आप ये समझो उनके गुणों से जो आरंभ किया गया, जिन्हें वह मानते थे एक नेता में पाया जाना चाहिए। और अनेक आरंभिक जो भी आप अध्ययन स्टार्ट करेंगे तो ऐसे व्यक्तित्व के गुणों की पहचान की जाए जो नेताओं के अनुयायी, ठीक है, तो अनुयायियों से अलग करते हो। यानी गुण सिद्धांत ये कहता है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 जो गुण मैंने बताया है वो इम्पोर्टेंट था, जैसे औसत से अधिक बुद्धिमत्ता लेकिन बुद्धिजीवी के स्तर की नहीं, पहल करना, स्वतंत्रता, अन्वेषण और चीज़ों के करने की इच्छा का जो संयोजन होता है, ये भी दोस्तों एक पार्ट है गुण सिद्धांत का, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने ये चीज़ें आसानी से समझ लिया होगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे महात्मा गांधी जी ने किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत
असाधारण गुणों की बजाय साधारण गुणों से ही किया था। ठीक है, अब इनका मानना यह है कि दोस्तों साधारण गुण एक नेता में अवश्य होने चाहिए। अनेक अनुसंधानों और अध्ययनों के द्वारा ऐसे भी गुणों की पहचान की गई जो नेताओं को आम लोगों से अलग करती है। जैसे गुण सिद्धांत के अनुसार नेता बनाए नहीं जाते हैं, ये जो कि बल्कि वो जन्म लेते हैं। यदि गुण सिद्धांत ही दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसी जगहों पे इस गुण सिद्धांत में 3 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। मैंने अभी आप लोगों से बताया है, अधिक बुद्धिमत्ता, पहल करना और समझने की तीव्र शक्ति। तो ये 3 पॉइंट जो है दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों व्यवहारात्मक सिद्धांत। देखिए दोस्तों व्यवहारात्मक सिद्धांत क्या है, बेसिकली इसके विपरीत। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि व्यवहारात्मक सिद्धांत ये नेतृत्व का सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखना। व्यवहारात्मक सिद्धांत बेसिकली इसके विपरीत जो व्यवहारात्मक सिद्धांत यह बताते हैं दोस्तों कि इस किस प्रकार नेतृत्व के गुण को परिवेश यानी घर, शिक्षण संस्थान, कार्यस्थल, मीडिया और समाज में प्रमुख नेताओं के प्रभाव से सीखा जाता है। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि कोई व्यक्ति अपने शिक्षक से प्रभावित हो सकता है और एक बड़ा नेता बन सकता है ना। अब हमने इतिहास में देखा कि किस प्रकार एडोल्फ हिटलर ने परिवेशी अनुकरण से एक शक्तिशाली नेता बन गया। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि नेता बनाए जाते हैं, जन्म नहीं लेते। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान देगा। पहला हमने जब पढ़ रहे थे तो उसमें कह रहा है गुण के सिद्धांत में कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। यहाँ गुण के सिद्धांत में महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल था, क्योंकि यहाँ यही बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी के बारे में कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन अगर मैं बात करूँ व्यवहारात्मक सिद्धांत के बारे में, सेम उसका विपरीत बात कर रहा है ना। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत में मैंने ये बोल दिया आपसे कि यहाँ जो नेल्सन मंडेला के बारे में, सॉरी एडोल्फ हिटलर के बारे में, तो एडोल्फ हिटलर ने यहाँ पे ये बताया गया कि इस परिवेश के अनुकरण ही दोस्तों एक शक्तिशाली नेता बन सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। देखिए व्यवहारात्मक सिद्धांत कहता है कि यह सिद्धांत वह बताता है कि नेतृत्व के गुणों को घर, परिवेश, शिक्षण संस्थान, मीडिया तथा समाज से किस प्रकार सीखा जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई अपने शिक्षक से प्रभावित होकर एक बड़ा नेता बन जाता है तो इस सिद्धांत के अनुसार नेता बनाए जाते हैं, बल्कि जन्म नहीं लेते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि ठीक है, जो एडोल्फ हिटलर ये दोस्तों परिवेशी अनुकरण से जर्मनी का एक शक्तिशाली नेता बन गए थे, है ना। याद रखना ये जर्मनी के नेता थे। और गुण सिद्धांत के विपरीत ये है व्यवहारात्मक सिद्धांत। ये यही कहता है कि नेता बनाए जाते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। कोटेशन को याद रखना दोस्तों, क्वेश्चंस ये भी बन सकता है यूजीसी नेट में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेतृत्व की शैली में। हमने दो नेतृत्व के सिद्धांत को क्लियर कर लिया है। अगर दोस्तों किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेतृत्व की शैली के सिद्धांत, ये थर्ड है। और यहाँ दोस्तों इस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि नेतृत्व का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, और इसमें ये बताया जा रहा है कि शैली सिद्धांत में इसमें पूर्वानुमान पर आधारित है। ध्यान रखना किस पे है, पूर्वानुमान, है ना। तो ये पूर्वानुमान पर आधारित है। नेतृत्व की एक शैली ऐसी होती है जिसमें महत्व ये दिया जा रहा है कि व्यापक रूप से इसे एक्सेप्ट किया जाता है, यानी स्वीकृत किया जाता है इस शैली को। और ये जो स्वीकृत नेतृत्व की शैली का सिद्धांत है ये लेविन का है। पूछा जाएगा एग्जाम में तो किसने दिया है, तो लेविन का दिया हुआ ये सिद्धांत है। ठीक है ना दोस्तों। अब याद रखना कि इसमें शैलियों और व्यवहारों का वर्णन किया गया है। तो कोर्ट लेविन ने इसमें किस चीज़ का उस पर चर्चा किया है, तो शैलियों का ऑलरेडी दिया हुआ है। शैली शब्दों से पता चल जाएगा आपको प्रश्नों में ही, लेकिन जब कभी बात और आएगी तो व्यवहारों का भी वर्णन इसमें किया गया है ना।
अब ध्यान देना दोस्तों, चलिए इसमें पढ़ लेते हैं एक बार कि इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व एक शैली है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोर्ट लेविंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कोर्ट या कर्ट लेविंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इनके सहयोगियों ने कब किया था दोस्तों? तो 1939 में, याद रखना। 1939 में 3 प्रमुख नेतृत्व शैली की पहचान बताया था। किसने बताया था? कोर्ट लेविंग ने बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है, एक मिनट, लेविंग ने किया था और उन्होंने नेतृत्व की शैलियों को वर्णन किया था, और कोर्ट लेविंग तथा उसके सहयोगियों ने 3 प्रकार के नेतृत्व की शैली की पहचान की थी। तो कब की थी दोस्तों? 1939 में, 1939 में किया था 3। अब दोस्तों वो था 3 क्या था इन्होंने? प्राधिकारी, ठीक है, प्राधिकारवादी नेतृत्व। दूसरा इन्होंने बताया था दोस्तों, अच्छा, इसी प्राधिकारी नेतृत्व को ही दोस्तों आप अधिकारवादी कह सकते हैं, नेतृत्व और भागीदारी दूसरा रहा। तीसरा रहा दोस्तों प्रतिनिधि मंडलीय, ठीक है। तो प्रतिनिधि मंडली, ये 3 नेतृत्व शैलियाँ रहीं जो कोर्ट लेविंग ने 1939 में दिया था, ठीक है, 3 प्रमुख नेतृत्व। तो ये नेतृत्व शैली के अंतर्गत आता है। अब प्राधिकारी या प्राधिकारवादी नेतृत्व क्या चीज़ है? यानी इसी को दोस्तों कहा जाता है अधिकारवादी भी। कंफ्यूजन नहीं होंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है तो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस नेतृत्व में ये बताया जा रहा है, ठीक है, हाँ, यह नेतृत्व यह बताता है कि क्या, कब और कैसे करना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यानी प्राधिकारवादी अधिकारवादी नेतृत्व में नेता जो होता है दोस्तों अनुयायियों के मध्य स्पष्ट विभाजन करता है, और प्राधिकारवादी नेता जो होता है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, ठीक है। अब इस जिसमें समूह की कोई भागीदारी नहीं होती है, और इस प्रकार के नेतृत्व के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो कम रचनात्मक होती है। तो ये चीज़ याद रखना, शैली की अक्सर निंदा की जाती है इसमें, और इसमें नियंत्रणकारी, निरंकुश तथा तानाशाही शैली भी इसे कहा जाता है। प्राधिकारवादी नेतृत्व का सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जब समूह के पास निर्णय लेने के लिए काफ़ी कम समय होता है, यानी जहाँ नेता समूह का सबसे जानकार व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको बोला जाता है प्राधिकारी नेता नेतृत्व। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस सिद्धांत में नेता का अनुयायी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, रचनात्मक होती थी, शैलियों के अक्सर तानाशाही से लिखा कर निंदा करते थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने बात किया था भागीदारी। भागीदारी में क्या होता है? देखिए, जिन शैली को नेतृत्व को सबसे प्रभावी शैली माना जाता है तो उसे प्रजातांत्रिक शैली भी कहते हैं। तो इस भागीदारी शैली को प्रजातांत्रिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं प्रजातांत्रिक लिख के आता है या नेतृत्व लिख के आता है। दोस्तों यहाँ इसका कहने का मतलब है कि सबसे प्रभावी नेतृत्व की शैली होती है ये, और इसमें प्रजातांत्रिक नेता जो होता है समूह के सदस्यों के मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वह समूह में भागीदारी, ठीक है, वह समूह में भागीदारी भी करते हैं और समूह के अन्य सदस्यों की राय को भी लेते हैं ये भागीदारी में, ठीक है, नेतृत्व यानी प्रजातांत्रिक में। और भागीदारी वाले नेता जो होते हैं समूह के सदस्य को प्रोत्साहन करते हैं, और उसके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। अब समूह के सदस्य जो होंगे वो प्रक्रिया में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं और महसूस भी करते हैं, अधिक प्रेरक और रचनात्मक होता है ये भागीदारी का नेतृत्व। थर्ड अगर मैं बात करूँ दोस्तों आप लोगों से, तो प्रतिमंडलीय नेतृत्व नीति के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सबसे कम उत्पादक, ठीक है, नेतृत्व वाली शैली ये है, और वो है सबसे प्रभावी नेतृत्व वाली शैली इसी को कहा जाता है। इसमें नेता सदस्यों का कोई मार्गदर्शन नहीं करते हैं तथा स्वयं निर्णय लेते हैं, और यह शैली
उस समय प्रभावी हो सकती है जब समूह के सदस्य अत्यधिक सक्षम और शिक्षित हो। ठीक है, तो ये कब इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों? जब प्रतिनिधि मंडली नीति यानी अच्छा, अब अगर मैं एक चीज़ बताऊं, प्रतिनिधि मंडली नीति को भी अगर एग्जाम में आता है हस्तक्षेप नीति, तो कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। और प्रत्यायोजित नीति, इससे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सभी चीज़ें एक है दोस्तों, ठीक है ना। अगर अब पूछा जाए कि सबसे कम प्रभावी नेतृत्व वाली शैली है और इसमें सदस्यों को मार्गदर्शन नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करें, प्रत्यायोजित नेता जो होता है समूह के सदस्यों को सबसे बहुत कम और कोई मार्गदर्शन नहीं करता और निर्णय लेने का जो कार्य होता है वो स्वयं करता है। और ये जो शैली होती है ऐसी स्थिति में भले ही प्रभावी हो सकती है जहां समूह के सदस्य अत्यधिक सक्षम और शिक्षित हों। इसमें अक्सर दोस्तों क्या होता है, अस्पष्ट भूमिका और प्रेरणा कमी होती है। ठीक है दोस्तों, नेतृत्व का सिद्धांत से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, इससे बाहर नहीं आएगा। समूह के नेतृत्व के सिद्धांत में इतना ही प्रश्न बनेगा दोस्तों, यहीं से, इतने टॉपिक से, इतने पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।